हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है नेशनल पार्टीज। तो आप अगर अपनी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की किताब उठा के देखोगे तो आपको वहाँ पे एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। और वहाँ पे आपको दे रखी है 7 नेशनल पार्टीज, दे रखी है 7 नेशनल पार्टीज। और यही टॉपिक है जो कि आप सबको याद नहीं होता है। तो आज आपको इस वीडियो में ये अच्छे से याद होगा कंसेप्ट। ऑल्दो मैं इस वीडियो में आपको नहीं समझाऊंगी, लेकिन लर्न कैसे करना है ये ज़रूर बताऊंगी। तो कंसेप्ट भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि लर्न कैसे करें, क्योंकि ये टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा आते हैं कि आपको एक पार्टी दे दी है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिख देना है। तो अब आप वहाँ पर जो है कंसेप्चुअल डिटेल्स नहीं डाल सकते हो, आप केवल फैक्चुअल डिटेल डाल सकते हो जो फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट सारे के सारे आपकी एनसीईआरटी में है, मगर दिक्कत ये नहीं है कि उनको हम रीड नहीं कर पा रहे, दिक्कत ये है कि हमने लर्न नहीं कर पा रहे। समझ भी जाएंगे हम, लेकिन हम लर्न नहीं कर पाएंगे। तो वही इस वीडियो में आपको हम करवाने वाले हैं। पहले यहाँ पे आप सारी ही पार्टीज का नाम लिख लें मेरे साथ साथ। पहली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब आप बोलेंगे कि नहीं, बुक में तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दे रखी है, लेकिन हम यहाँ पे किस साल में वो आई है उसके बेसिस पे उसे स्टैब्लिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी। फिर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। फिर बहुजन समाज पार्टी जिसे हम बीएसपी कहते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये भी आप लोगों ने सुनी होगी, एआईटीसी कहते हैं इसको हम। और एनसीपी दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो जल्दी से पहले ये चार्ट बना लो। अब इनके आप ईयर्स लिखो मेरे साथ साथ। सबसे पहले ये आपकी मैंने जो सीरीज लिखी है यहाँ पे कि सबसे पहले कौन सी पार्टी आई, फिर कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी लिखी है जो कि ओल्डेस्ट पार्टी है, देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और फिर सबसे रिसेंटली जो पार्टी अभी बनी है दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये एक चीज लर्न हो गई आपको कि सबसे पुरानी पार्टी है ओल्डेस्ट, और न्यूएस्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस। ये चीज याद हो गई। अब कांग्रेस पार्टी 1885 में स्टैब्लिश हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई 1925 में स्टैब्लिश हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1925 के बाद इस पार्टी में एक, देखो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हो जाती है। फिर 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्प्लिट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी एक। तो यहाँ पे 1925 के बाद जो एक स्प्लिट देखा गया वो 1964 में देखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, दैट इज 1964 when मार्क्सिस्ट पार्टी अराइज्ड। तो सबसे पहले 1885 में कांग्रेस पार्टी, 1925 में सीपीआई, फिर 1964 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सीपीआई का एक स्प्लिट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बन गई 1964। भारतीय जनता पार्टी 1980, बीएसपी दैट इज बहुजन समाज पार्टी। तो ये जो पार्टी है आपकी, ये आ गई थी 1984 में।
तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कब आई? 1980 में। और बहुजन समाज पार्टी ये कब बनी है? 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये जो पार्टी है AITC, ये 1998 में बनी है, 1998 में बनी है। और रिसेंटली जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस पार्टी का हुआ था, जिसमें कि एनसीपी बन गई थी, और ये है आपकी 1999 में स्टैब्लिश हुई। तो आप लोग जल्दी से इसे बनाओ। कांग्रेस पार्टी ओल्डेस्ट है, 1885 में आई। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में आई। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में आई। फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई। बहुजन समाज पार्टी 1984 में आई। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में आई। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में आई। अब एक एक को स्टडी करते हैं। आप पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब शुरू करते हैं आगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कांग्रेस पार्टी के बारे में। ओके, तो कांग्रेस पार्टी फाउंडेड in 1885, second under the leadership of बताइए किसकी लीडरशिप में? जवाहर लाल नेहरू जी की लीडरशिप में ये पार्टी जो है बनी थी। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी आइडियोलॉजी क्या रही है, तो आइडियोलॉजी में आप लिखेंगे इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, supports secularism, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ, भला करती है ये। वीकर सेक्शन का, ब्रैकेट में लिखना माइनॉरिटीज, ठीक है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ये वेलफेयर करना चाहती है, भला करना चाहती है, यानी माइनॉरिटीज का ये भला करना चाहती है। उसके अलावा सपोर्ट करती है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ किस रीजन में इसका कंट्रोल रहा है, सो इट हैज कंट्रोल at both national and state level। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये पावर में कब कब रही है, तो ये इन पावर टिल
1977, then 1980 and 1989 to 1989. After 1989, its support declined. इसका सपोर्ट क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ, गिरने लगा। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। ये लर्न कर लिए तो आपके हो गए इस टॉपिक से 5 नंबर पक्के। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि इसका फाउंडेड यानी कब बनी थी? 1885 में बनी थी। किसकी लीडरशिप में? जवाहरलाल नेहरू की। आइडियोलॉजी 1 2 3 पॉइंट्स हैं जो कि आइडियोलॉजी में आएंगे। इट्स अ सेंट्रिस्ट पार्टी, सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये सपोर्ट करती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। अच्छा, सेंट्रिस्ट पार्टी का क्या मतलब है? जैसे आप लोगों को अभी मैं बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहती, लेकिन आपने हॉर्स शू देखा होगा। एक होती है बिल्कुल राइटिस्ट और एक होती है लेफ्टिस्ट, और जो बिल्कुल सेंटर पे लाई करती है वो होती है सेंट्रिस्ट पार्टी। ये हम आइडियोलॉजीज देखेंगे 11th क्लास में। अभी के लिए हम बस इतना समझ लेते हैं कि इट्स अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। अच्छा, इसका कंट्रोल नेशनल लेवल पे भी रहा है और स्टेट लेवल पे रहा है, यानी कि आपको देश में भी ये दिखेगी। मतलब आप अगर अपने इतिहास को देखोगे तो वहाँ पे आपको ये एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी दिखेगी, और स्टेट लेवल पे तो ये है ही आज। ये 1977 में पावर में आई थी, फिर 1980 से 1989 तक पावर में रही थी, और 1989 के बाद इसका जो सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ। अच्छा, एक और पॉइंट डालो यहाँ पे, दैट इज इट इज लीडर ऑफ यूपीए। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये आपको पता होगा, यूपीए की लीडर है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की लीडर है। ठीक है, एंड करेंटली ये क्या है? ऑपोजिशन पार्टी है, पार्टी ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। ऑफ लोकसभा, लोकसभा की ये एक बड़ी अपोजिशन पार्टी है। अब ये पॉइंट्स को लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। सो यहाँ पे आपने लिख लिया ये सब, इट इज अ लीडर ऑफ यूपीए। अच्छा, एक और चीज की, यूपीए की लीडर जो थी ये 2004 से 2014 तक थी। तो ये जो पॉइंट्स है अब पक्के हो गए बिल्कुल कि इट इज अ लीडर ऑफ यूपीए 2004 से 2014 तक। अपोजिशन पार्टी में है ये आज लोकसभा की। मतलब जैसे बीजेपी रूल कर रही है तो ये अपोजिशन में ही है ना। हमने देखा है कि कैसे अपोज करती है। वी नो एवरीथिंग अबाउट कांग्रेस पार्टी वेरी वेल। और इसका सपोर्ट डिक्लाइन होता जा रहा है। कहाँ लिखा है वो? मैंने लिखा भी है, नहीं लिखा? हाँ, 1989 के बाद इसका सपोर्ट बहुत डिक्लाइन आ रहा है, गिरती जा रही है ये आज। ठीक है, आज है इम्पोर्टेंट, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट आज लिखने में है, कहने में है कि कांग्रेस पार्टी है, बहुत हमारी मदद की इसने इंडिपेंडेंस के लिए। बट आज के टाइम पे कांग्रेस पार्टी को अगर हम रियलिटी में देखें तो वो उस लेवल पे नहीं है जितने लेवल पे वो होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं the second party, that is communist party
ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फाउंडेड 1925। इसकी जो आइडियोलॉजी है इज सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। इम्पॉर्टेंट है ये। अपोजेस secessionism and communalism। इट सपोर्ट्स, किसका सपोर्ट कर रही है ये पार्टी? वर्किंग क्लास, let me zoom a little bit, okay? Yes, working class, farmers and poors। तो किसका सपोर्ट कर रही है? वर्किंग क्लास का, फार्मर्स का और पुअर्स का। अगला पॉइंट, कौन कौन सी जगहों पे इसका कंट्रोल है, कहाँ कहाँ पे इसका कंट्रोल है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ, वो तरीके से ही आप करना। थोड़ा सा हम एक रफ सा इंडिया का मैप सा बना लेंगे। एक रफ मैप सा बना लिया हमने। ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे अपन एक मैप सा बना लेते हैं। अब यहाँ पे इट्स अ वेरी रफ मैप। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, एकदम साउथ से। तो साउथ में आपको एक वी बनाना है, वी। अब मुझे जरा बताओ कि ये है क्या, कौन सी स्टेट है ये कौन सी स्टेट है? वी नो दैट दिस इज केरला एंड दिस इज तमिलनाडु। ये लर्न है आपको। अब केरला से आपको सीधा ऊपर जाना है, केरला की साइड से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और आप यहाँ आ गए, बिल्कुल नॉर्थ पे। और यहाँ आपने मार्क करा पंजाब। ठीक है, अच्छा। अब मुझे बताओ कि पंजाब मार्क हो गया, केरला मार्क हो गया, तमिलनाडु मार्क हो गया। अब तमिलनाडु की साइड चलो। ठीक है, तमिलनाडु की साइड चलते हैं और तमिलनाडु की साइड में चलते चलते आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो चल रहे और सबसे पहले आएगा आंध्र प्रदेश। somewhere here और यहाँ आएगा वेस्ट बंगाल। तो अब क्या करना है,
इसे मार्क करना है आंध्र प्रदेश और ये हो गया वेस्ट बंगाल। और आप लोग कहेंगे कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ याद करने का, लेकिन इट्स द बेस्ट वे टू लर्न। इट्स कॉल्ड मैपिंग मेथड। आपने मैप बना लिया, विजुअलाइजेशन मेथड कर लिया, पंजाब से चलते गए चलते गए चलते गए, सॉरी केरला से चलते गए चलते गए चलते गए पंजाब पे रुके, तमिलनाडु से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए आंध्र प्रदेश पे रुके और वेस्ट बंगाल पे रुके। तो लिखो यहाँ पे पंजाब, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। बस ये स्टेट्स है, ठीक है, ये स्टेट्स लिख लो। हो गया। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की, ये सारी बुड्ढी बुड्ढी पार्टीज है। कांग्रेस बुड्ढी हो गई, ये भी बुड्ढी हो गई, तो उसका सपोर्ट बेस डिक्लाइन हो रहा है। इसका भी सपोर्ट बेस डिक्लाइन हो रहा है। तो लिखो इट्स सपोर्ट बेस इज डिक्लाइनिंग ठीक है। 2014 के जो इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस, उसमें से 1% वोट्स मिले और केवल 1 ही सीट मिली। लिखो ये सब पॉइंट्स आपने लिख लेना है। आई होप आपने ये पॉइंट्स लिख लिए हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर की पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अच्छा, ये मार्क्सिस्ट का अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बताना। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, इसकी आइडियोलॉजी बताना, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी ये बताना। एक नेक्स्ट वीडियो अगर फ्री टाइम मिलेगा तो आपको उस पर मैं बता दूंगी कि व्हाट वाज दिस आइडियोलॉजी इन वेरी शॉर्ट। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्स। अच्छा, एक चीज और, 11th 12th का जो 11th 12th का जो न्यू बैच है वो मैं 1 जून, सॉरी ओनली फॉर 1 जून से शुरू करूँगी। और क्या शुरू होगा, अब एसएसटी वगैरह इन सब को नहीं देखूंगी, ओनली साइंस, जिसमें हम पीसीबी देखेंगे। ठीक है, तो 1 जून साइंस पीसीबी देखेंगे हम 1 जून 2022। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, मज़े से अपन लोग पढ़ाई करेंगे। और ये हम सेशंस हैं जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है जो हम देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट देखते हैं। तो चलो अब ऐसे अपन की छूटने वाली है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फाउंडेड 1964। कब बनी थी? 1964 में बनी थी। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ
ऑफ सीपीआई। कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसको तोड़ करके टूट करके ये बनी थी मार्क्सिस्ट पार्टी। इसकी आइडियोलॉजी देखते हैं तो ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी, इन सब चीजों को सपोर्ट करती है। अपोजेस, किस चीज को अपोज करती है ये? अपोज करती है ये इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, ये पॉइंट डाल देंगे आप। आइडियोलॉजी क्या है? सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को ये अपोज करती है। सपोर्ट्स वर्किंग, जो आपके वर्किंग क्लास में आप लिख सकते हो, फैक्ट्री वर्कर्स और फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और इंटेलिजेंशिया को ये सपोर्ट करती है, इनको ये सपोर्ट कर रही है। और पुअर्स, अब देखो ये सब लोग पुअर है ना, तो पुअर्स भी आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज सपोर्ट में ये सब आ गया कि इसकी कंट्रोल कहाँ कहाँ पर है। अब जरा अपन अपने जो पिछले पन्ने हैं उनको देखिए। हमने ये देखा था। अब एक चीज करो कि पंजाब और तमिलनाडु इन दोनों को काट दो। ठीक है, तो पंजाब, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, तीनों को काट दो। कैसे काटेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और काट देंगे। अच्छा, ट्राई से कुछ याद आ रहा है? ट्राई, ट्रायंगल बनाया हमने, ट्राई। ट्राई से आपको याद आना चाहिए त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो इन तीनों को काट करके ट्रायंगल बनाया, काटा, तो आपके पास आ गया त्रिपुरा। ठीक है, ये ट्रिक है। तो जो कंट्रोल है इसका, वेस्ट बंगाल में तो था ही, हमने देखा, उसको नहीं काटा ना हमने। केरला में था। और ट्रायंगल जो बनाया था उसे 3 स्टेट्स कट गए थे, तो उससे आप याद रखो त्रिपुरा। और मुझे नहीं लगता कि ये आपने अभी से याद किए होंगे, अब याद हो गए होंगे, है ना। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली 34 ईयर्स तक रही थी। सो इन वेस्ट बंगाल it was in power for 34 years without a break, बिना टूटे। ठीक है,
लिख लिया। 2014 के जो इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शन, उसमें ये जो पार्टी है इसको 3% वोट्स और 9 सीट्स मिली थी। ठीक है, अब जल्दी से इसको लिख लो। लिख लिया, चलो आगे बढ़े। अब आई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अब चलो हम लिखते हैं इसके बारे में। फाउंडेड in 1980 by reviving the erstwhile भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को रिवाइव करा और तब ये बनी थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ के नाम से थी ये पहले, लेकिन 1980 में इसका नाम बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी कर दिया। अच्छा, भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन थे? भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये भी लिखो कि दी फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ was श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एंड कभी फाउंड हुई थी 1951 में। तो जहाँ पे आपने ये लिखा है भारतीय जनसंघ, तो ब्रैकेट में डाल देना 1951। 1951 में ये जो है आपकी फाउंड हुई थी। ठीक है, इसका एम क्या है या आइडियोलॉजी क्या है? स्ट्रॉन्ग, wants to build a strong and modern India. It gets its inspiration from India's cultural, ancient culture, India's ancient culture, and values। और ब्रैकेट में लिखो कौन कौन सी वैल्यूज है यहाँ पे। अभी जितने लिखो, फिर अगली लाइन लिखो गुड इंस्पायर्ड from the ideas of दीनदयाल उपाध्याय। देखो, एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज से इंस्पायर हुई है इंडिया के, और दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज से। आइडियाज ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, ब्रैकेट में लिखना क्या क्या आइडियाज थे इनके। तो
इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, कॉमा हिंदुत्व, कॉमा अंत्योदय। अगर आपको अंत्योदय का मतलब नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। अंत्योदय का जैसे सर्वोदय होता है ना, सबका उदय, तो अंत्योदय का मतलब है कि जो पॉवर्टी है वो देश से खत्म होनी चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, जो एंड पे खड़ा है इंसान, जो निचले तबके का इंसान है, उसका उदय होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डालो, ये इसकी पूरी आइडियोलॉजी थी। दैट अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा, वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर जम्मू कश्मीर, या फिर आप लिख सकते हो वॉन्ट्स फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया, सारे एक जैसे समान कानून हो ऑफ इंडिया irrespective of religion। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। आप सब लोग जानते होगा कि अभी 370 आर्टिकल 370 हटाया गया था, उससे जम्मू कश्मीर का अपना फुल इंटीग्रेशन हो गया है इंडिया का। और जैसा आप जानते हैं कि इंडिया में जैसे 3 तलाक की प्रथा थी, या एक 3 तलाक का एक पूरा प्रैक्टिस था मुस्लिम्स में। हिंदू लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन मुस्लिम्स करते थे। बस ये था कि आपको बोलना है 3 बार तलाक 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 और हो गया। लेकिन यहाँ पे जब बीजेपी आई तो उसने कहा कि ये क्या बात है कि तुम कोई अलग हो, तुम सब इंडियंस ही हो, इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में सब पर एक जैसा कानून होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए यूनिफॉर्म, ऑल लॉज शुड बी यूनिफॉर्म, सारे लॉज यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एबॉलिशन कर दिया द प्रैक्टिस ऑफ 3 तलाक। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। और क्या चाहते हैं ये, और बीजेपी चाहती है कि नो बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। पहले होता क्या था कि जो भी दलित या जो भी ऐसी कास्ट होती थी जो कि कम है हमारी सोसाइटी में, जिसको राइट्स नहीं मिले हुए थे पहले, वो लोग अपने धर्म को परिवर्तित करवा लेते थे, ब्राह्मण बन जाते थे या क्रिश्चियंस बन जाते थे। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो, आप अपनी एक्चुअलिटी, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी रियलिटी खो रहे हो। तो वो है यहाँ पे, तो एक बार पूरा ढंग से देख लो। ठीक है, रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए। 1980 में ये बनी थी। 1951 में भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके ये बनी थी। भारतीय जनसंघ के जो फाउंडर थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसकी आइडियोलॉजीज हैं बहुत सारी, कि जो यहाँ पे लिखा है एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनना चाहिए। इसके लिए जो उन्होंने इंस्पिरेशन ली है वो इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज से ली है। ये इंस्पायर हुए आइडियाज ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। क्या है इनके जो आइडियाज है, वो है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, हर मनुष्य एक दूसरे का साथी हो, ब्रदरहुडनेस की बात की गई है। हिंदुत्व, हिंदुत्व का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे ये हिंदू रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो। यहाँ पे मतलब है कि जो इंडिया का कल्चर है वो सब फॉलो करे, जिसे यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ भी है
that it is the कल्चरल नेशनलिज्म, यानी आपके कल्चर जो है, आपका जो देश है, आप उसके कल्चर को फॉलो करो, दैट इज हिंदुत्व। और यहाँ पे ये बताया है आपको कि टेरिटोरियल, ही वांट्स फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया, या फिर ही वांट्स फुल टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर जम्मू कश्मीर। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आया फॉर ऑल इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो ये कोई बात नहीं है, इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन हो, और सब पर एक जैसा कानून लगेगा, किसी को स्पेशल प्रिविलेज एज सच नहीं देना है, और रिलीजियस कन्वर्जन पे बैन। ये हो गया। अब आगे अब यहाँ पे क्या आता है कि जो इसका सपोर्ट है ना इस पार्टी का, ये बढ़ता गया, इट सपोर्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 19 से आगे रखने का बहुत आसान तरीका है। 1989 से सपोर्ट डिक्लाइन हुआ कांग्रेस का, और तब से ही इसने बाजी मार ली है, ये बढ़ता गया कंट्रोल। ठीक है, तो इट सपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 1990। जब कांग्रेस का सपोर्ट डिक्लाइन हुआ तो इसने अपनी बाजी मारी, इसका सपोर्ट बढ़ने लग गया। ठीक है, अब देखो इसका जो कंट्रोल था अर्लियर, इट्स कंट्रोल was limited, कहाँ था, इन नॉर्थ में था, वेस्ट में था, और अर्बन एरियाज में था, शहरों में था। लेकिन लेटर इट्स कंट्रोल एक्सपैंडेड टू, कहाँ हो गया, साउथ में हो गया, अब जो बचा है सारा लिख दो, ईस्ट में हो गया, अच्छा नॉर्थ ईस्ट में हो गया, और रूरल एरियाज में। पक्का हो गया बिल्कुल ये टॉपिक भी, कि पहले तो नॉर्थ में था, वेस्ट में था, और अर्बन एरियाज में था। ठीक है, अब साउथ में आ गया, ईस्ट में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, रूरल एरियाज में आ गया। आई होप इतना आपको हो गया हो लर्न, लर्न करते रहना है इसको साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज भी है कि ये 1998 में पावर में आई थी। ठीक है, एज अ लीडर ऑफ एनडीए, तो ये केम टू पावर, पावर में आई, लेकिन कोalition बना करके आई है ना, केम टू पावर एज अ लीडर ऑफ एनडीए, यानी कि एनडीए के साथ कोalition बनाकर आई, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, अब ये इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी है, आपको पता ही है, हम हर दिन देखते हैं कि कितनी जो है ग्रोथ कर रही है, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है। ठीक है, अभी जो 2014 के इलेक्शन में हुए, 2014 के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें ये जो पार्टी है ये लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल के आई थी विद 282 मेंबर्स। 2014 के इलेक्शंस में ये लार्जेस्ट पार्टी बनी विद 282 मेंबर्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी पार्टीज हो गई है, आईएनसी हो गई है, सीपीआई हो गई है, सीपीआईएम हो गई है, बीजेपी हो गई है, अब आ रही है बहुजन समाज पार्टी।
बहुजन, बीएसपी कहते हैं इसको हम, बहुजन समाज पार्टी। अब पहली चीज तो ये कि कब आई थी, ये आई थी 1984 में। कौन लेकर के आया था, किसकी लीडरशिप में आई थी, काशी राम की लीडरशिप में आई थी। अब इसकी क्या प्रिंसिपल्स है, क्या आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समाज की बात हो रही है, तो मुझे बताओ जो पार्टी बनेगी वो समाज यानी सोसाइटी के लिए बन रही है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बन रही है। अमीरों के सोसाइटी के लिए बनेगी या गरीबों की सोसाइटी के लिए बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। हम पिछले तबके की सोसाइटी को ही प्रमोट करते हैं, हम वो पार्टीज क्यों बनाएंगे जो अमीरों को और अमीर करेगी, उसको तो कोई वोट ही नहीं देगा, है ना। गरीबों या जो दलित या छोटी जो अपनी जात रह जाती है उसको प्रमोट करें तो बात है। तो ये किसके लिए है भाई, ये है दलित के लिए, आदिवासी के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। दलित, आदिवासी, रिलीजियस माइनॉरिटीज और ओबीसी, ठीक है, इन लोगों के लिए है ये। या ऑप्रेस्ड क्लास भी लिख सकते हो, ऑप्रेस्ड क्लास के लिए है ये। तो दलित भी डालोगे, आदिवासी भी डालोगे, रिलीजियस माइनॉरिटी भी, ओबीसी और ऑप्रेस्ड क्लास, इन लोगों को डालोगे। इंस्पायर किससे हुई है, ये इतना बड़ा काम कर रही है, तो सबसे पहले तो नाम आएगा बाबा साहेब अम्बेडकर, सब जानते हैं उनको। और साहू महाराज, और महात्मा फूले, और पेरियार। मेरे को पता है आपने पेरियार के बारे में जरूर सुना होगा, रामास्वामी नायकर। इनके बारे में आपने अगर नहीं सुना है तो आप कोई वीडियो उठाइए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, याद हो जाएगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ये हो गया अच्छे से, बिल्कुल डन। इंस्पायर आइडियोलॉजी क्या है, कहाँ कहाँ इसका कंट्रोल है, तो इसका कंट्रोल अगर आपको जानना है ना तो बस एक तो देखो यूपी में है एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। इसको भी मैं आपको याद करवाती हूँ। यूपी है, यूपी, दिस इज योर यूपी, लेट्स अज्यूम। अब यूपी के बिल्कुल नीचे क्या है, मध्य प्रदेश है। सही बोल रही हूँ ना मैं, मध्य प्रदेश है। अच्छा फिर बताओ कि मध्य प्रदेश के बगल में क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और अच्छा यूपी के ऊपर है एकदम साइड में यूके, उत्तराखंड, है ना। और उत्तराखंड के ऊपर क्या है, दिल्ली, और दिल्ली की साइड में क्या है, पंजाब। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। तो कौन कौन सी स्टेट्स आ गई, यूपी एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स में आपने लिखना है एमपी, छत्तीसगढ़,
उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। लिख लो ये सब, ठीक है। जो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें इसको 4% वोट्स मिले थे, पर ये सिक्योर नहीं कर पाई थी, नॉट सिक्योर्ड एनी सीट। पर ये सीट नहीं ले पाई थी, सीट नहीं मिली इसको, तो इसको वोट मिले बट सीट नहीं मिली, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास अगली पार्टी आती है दैट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब आई थी, फाउंड कब हुई थी? 1 जनवरी साल की शुरुआत में और 1998 में, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ सबकी फेवरेट मायावती। अरे मायावती क्या कह रही हूँ मैं, मायावती तो हाँ उसकी थी, दिमाग में इसलिए रह गई। बीएसपी है ना, मायावती नहीं, ममता बनर्जी, सबकी दीदी बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। अब इस पार्टी को नेशनल पार्टी का करार कब मिला, यानी व्हेन इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी? इन 2016 में ही नेशनल पार्टी बन जाती है। 2011 में ये वेस्ट बंगाल में पावर में आती है, और वेस्ट बंगाल के अलावा इसका जो प्रेजेंस है वो अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, और दूसरी एक और ईस्ट में स्टेट है जिसमें पूरा आता है, दैट इज त्रिपुरा। इसमें ये आपको दिखेगी ईस्टर्न साइड में, वेस्ट बंगाल में तो है ये, और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी प्रेजेंस है। उसके बाद इसकी आइडियोलॉजी क्या है? सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ठीक है। क्या आइडियोलॉजी है? सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सिंबल क्या है इसका? फ्लावर एंड ग्रास। सबके सब पार्टीज के सिंबल जो है वो आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट में दे दूंगी, ठीक है। तो सिंबल है इसका फ्लावर एंड ग्रास, ऐसी है ये घास उग रही है, ऐसे है, ठीक है। सिंबल है इसका फ्लावर एंड ग्रास। अब जो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें इसको 3.84% वोट्स मिले और 34 सीट्स मिली, और इस तरह से बन गई ये 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा में ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बन गई। इस तरह से कैसे? 3.84% वोट लेकर के और 34 सीट्स जीत करके। कर लो इतना, लिख लो।
फिर आगे बढ़ेंगे। बी फास्ट। अब हम बात करते हैं एनसीपी, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, फाउंडेड एकदम न्यूएस्ट है, तो 1999 में याद रखेंगे। कब कैसे बनी थी ये स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी, उसकी स्प्लिटिंग से बनी थी। इसकी जो कंट्रोल है वो कहाँ कहाँ पे है, तो उसको याद रखने का तरीका है, दैट इज आप मम्मा बोलते हो ना, मम्मा, तो उससे याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम, ऐसे याद रखेंगे। इसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो लिखो इक्विटी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म। क्या क्या है, गांधीयन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म और इक्विटी, ये है। आपको अगर आपने अपना वो पढ़ा हो, क्या कहते हैं, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जस्टिस भी आ रहा है, इक्वालिटी भी आ रही है, फेडरलिज्म भी लिखा हुआ है और सेक्युलरिज्म भी लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको ये थोड़ा प्रिएम्बल से याद करना होगा, मैंने भी ऐसे ही याद किया है ना, तो वही है। अच्छा, एक आइडियोलॉजी ये है और एक इसकी ये है कि जो गवर्नमेंट में जो पोजीशंस मिलती है ना, वो मिलनी चाहिए इंडियंस को। क्या बोलते हैं ये, दैट जो गवर्नमेंट में ऑफिसेज हैं उसमें जो हाई पोजीशंस है ना, तो वो जो इंडियंस हैं, दैट मीन्स जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हैं इस देश की, उनको मिलनी चाहिए। ये एक व्यंग कसा है इन्होंने इंदिरा गांधी पे, क्योंकि वो इटालियन है और वो यहाँ पे इंडिया में कांग्रेस में एक बड़ी पोजीशन भी ले रही हैं, इवन वो गवर्नमेंट में भी अपना हिस्सा दे चुकी है। तो इस बात से ये एनसीपी वाले खुश नहीं हैं, ये कहते हैं कि ये गलत है। जो हाई ऑफिसेज है ना, हायर ऑफिसेज इन गवर्नमेंट should be filled by या should be confined by the natural born citizens of a country। हमारे देश के, कंट्री के जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हैं उनको हायर ऑफिसर्स पर बिठाना चाहिए। एक व्यंग है इंदिरा गांधी पे जो उन्होंने कसा था, इसको लिख लो अच्छे से। उसके बाद मैं सेशन को एंड करती हूँ और हम अगली क्लास में मिलेंगे, ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।